हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर दैट इज़ किडनी फंक्शन टेस्ट। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि किडनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किडनी किस तरीके से काम करती है और किडनी फंक्शन टेस्ट में कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं किडनी को। किडनी के अंदर मिलियंस में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, और यही किडनी की मेन फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन्स का क्या फंक्शन होता है? ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करना है, यानी कि ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना। इसमें मैं आपको थोड़ा बेसिक शॉर्ट में बता देती हूँ कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये 3 प्रोसेस को कंप्लीट करके होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकंड है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ओके, इन 3 प्रोसेस को कंप्लीट करके यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो होता क्या है, जो भी बॉडी में ब्लड है वो इस एफरेंट आर्टरी के थ्रू होते हुए यहाँ पे ग्लोमेरुलस में आता है। ग्लोमेरुलस में एक वुमेन कैप्सूल होता है जो कि एक छन्नी की तरह होता है। तो जो भी ब्लड है वो इस छन्नी में आता है और फिल्टर होता है। तो जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो इस फ़िल्टर के थ्रू जो है, इस नेट के थ्रू फ़िल्टर हो जाते हैं। और जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत है जिनकी, ठीक है, जो अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन है, ग्लूकोज है, वो क्या होता है, वो फ़िल्टर नहीं होता, वो वापस से एफरेंट आर्टरी के थ्रू होते हुए बॉडी में चला जाता है। तो जो मॉलिक्यूल्स फ़िल्टर हुआ उसको हम बोलेंगे फ़िल्ट्रेट और वो पीसीटी में आ जाएगा। तो ये था फर्स्ट स्टेप, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ कभी कभी वो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी फिल्टर कर देता है जिसको हमारी बॉडी को नीड होती है, जैसे कि ग्लूकोज, स्मॉल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको भी वो गलती से फिल्टर कर देता है। क्यों? क्योंकि उनका साइज़ बहुत छोटा था, इसलिए वो गलती से फ़िल्टर होके पीसीटी में आ जाते हैं। बट क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, तो किडनी क्या करती है कि उसको यूरिन के थ्रू बाहर नहीं फेंकती। ऐसे में क्या होता है कि आप इमेज में देख सकते हैं कि नेफ्रॉन्स के चारों तरफ कैपिलरीज़ का कितना सारा जाल बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स फिल्टर होके गलती से पीसीटी में आते हैं, वैसे ही ये कैपिलरीज़ के थ्रू रीएब्जॉर्ब होके वापस से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं अच्छे मॉलिक्यूल्स। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स गलती से फ़िल्टर हो जाते हैं और पीसीटी में आ जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स वापस से रीएब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। तो ये है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। जब ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर हो रहा होता है तो गलती से कभी कभी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो फिल्टर नहीं हो पाता और ब्लड में ही रहता है, या फिर कभी कभी जब मॉलिक्यूल्स फिल्टर होके पीसीटी में आते हैं और जब उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है तो अच्छे मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कभी कभी वेस्ट प्रोडक्ट भी गलती से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स गलती से फिल्टर नहीं हो पाए थे या फिर जो गलती से रीएब्जॉर्ब हो गए थे पीसीटी से कैपिलरीज़ में, तो ये जो कैपिलरीज़ हैं जो आप देख सकते हैं नेफ्रॉन्स के चारों तरफ हैं, तो इन कैपिलरीज़ में से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो वापस से नेफ्रॉन्स में सिक्रीट होता है, ठीक है। तो आप ये जो इमेज में नेफ्रॉन्स के चारों तरफ ये जो कैपिलरीज़ का जाल देख रहे हैं, इनका क्या फंक्शन है, जो भी अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में तो वो सिक्रीट हो सके वापस से नेफ्रॉन्स में, या फिर अगर कोई मॉलिक्यूल्स गलती से फ़िल्टर हो गया है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है तो वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो सके इस कैपिलरी के थ्रू, तो इसीलिए इनका यहाँ पे एक घना जाल है। इसके बाद फिर जो लूप ऑफ हेनले है उसमें भी वाटर और NaCl जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं और फिर एंड में DCT यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में NaCl वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है और फिर इस तरीके से जो एंड में वाटर बचा है और जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट है ये सब मिलके यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमारी किडनी जो है वो एक दिन में 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है और उसमें से कम 1 से 2 लीटर ब्लड जो है वो यूरिन बन के किडनी से एक्सक्रीट होता है। इसके अलावा किडनी के बहुत
और भी सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि बॉडी में वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करती है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि यूरिया है, क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है और जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी वो बॉडी से एक्सक्रीट करती है, वो अभी हमने पढ़ा ही। इसके अलावा आरबीसी के प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करती है, विटामिन डी के फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करती है और ब्लड के पीएच को भी ये मेंटेन करके रखती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी ये रेगुलेट करती है। तो ये है किडनी की कुछ मेन फंक्शंस। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में हम यही चीज़ देखते हैं कि जो किडनी है वो सारे ये फंक्शंस ठीक से परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही, कहीं किडनी में कोई डिजीज़ या कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम किडनी फंक्शन टेस्ट में चेक करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम किडनी फंक्शन टेस्ट में जो हम बेसिक टेस्ट को कवर करेंगे वो है यूरिया एस्टिमेशन, क्रिएटिनिन एस्टिमेशन और यूरिक एसिड एस्टिमेशन। और हम किडनी के जो नेफ्रॉन्स में जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है वो ठीक से अपना फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करने के लिए हम क्लियरेंस टेस्ट को भी कवर करेंगे। इसके अलावा नेफ्रॉन्स का जो ट्यूबुलर वाला पार्ट है, ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ठीक से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए हम कंसंट्रेशन टेस्ट और डायल्यूशन टेस्ट को भी पढ़ेंगे उसके बारे में। और इसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन से भी हमें किडनी के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक टेस्ट में यूरिया एस्टिमेशन को कवर करेंगे। देखिए, यूरिया जो होता है वो प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। हम डाइट में जो प्रोटीन इनटेक करते हैं वो प्रोटीन बॉडी में आगे जाके ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है और फिर ये अमाइनो एसिड्स अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, तो लीवर क्या करता है, यूरिया साइकिल के थ्रू अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर ये यूरिया किडनी के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ये जो कंडीशन है ये नॉर्मली बॉडी में चलती रहती है, बट इन केस अगर किडनी डैमेज हो गई, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ये यूरिया जो होता है ये किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता और इस यूरिया का लेवल ब्लड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और इस कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया। नॉर्मली यूरिया की एस्टिमेशन के लिए 2 कॉमन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है काइनेटिक मेथड, जिसमें ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस का यूज़ किया जाता है और ये मोस्टली जो है ऑटोमेटिक एनालाइज़र में यूज़ किया जाता है। सेकंड जो मेथड है वो है बर्थलॉट मेथड, ये मोस्टली जो है सेमी ऑटोमेटेड एनालाइज़र में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम कवर करेंगे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस मेथड से कैसे हम यूरिया को एस्टिमेट करते हैं। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें क्या होता है, यूरिया को जब यूरेज एंजाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है। ये जो अमोनिया होता है ये ऑक्सलोग्लूटरेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। ग्लूटामेट फॉर्म होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो NADH जो है वो कंज्यूम होता है NAD में। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ती है जो NADH है वो NAD में कंज्यूम होता रहता है और जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस तरीके से हम यूरिया को एस्टिमेट करते हैं। सेकंड जो मेथड है यूरिया को एस्टिमेट करने के लिए वो है बर्थलॉट्स मेथड। इसमें क्या होता है, यूरिया को यूरेज एंजाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अमोनिया प्रोड्यूस करता है वो। जब ये अमोनिया हाइपोक्लोराइड और फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रोपिरेसाइड, एक ब्लू कलर जो है वो डेवलप होता है और फिर इस कलर को कलरीमीटर में एस्टिमेट करते हैं। यूरिया की जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड में वो होती है 15 to 45 mg पर डेसीलीटर। अगर यूरिया का लेवल ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया। हाई लेवल्स ऑफ यूरिया के काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं। सबसे पहले है प्री रिनल कॉजेज़, यानी कि किडनी से पहले की कंडीशन। ठीक है, किडनी से पहले की कंडीशन मतलब कि अगर ब्लड में सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो भी यूरिया का लेवल्स ब्लड में बढ़ जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट को शॉक आ गया है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, डायरिया की कंडीशन में, वॉमिटिंग की कंडीशन में, या फिर किसी का ब्लड प्रेशर लो है, तो ऐसी कंडीशन में यूरिया जो है वो किडनी तक पहुंच ही नहीं पाता, तो फिर इस वजह से यूरिया का लेवल हाई हो जाता है। सेकंड जो कॉजेज़ है वो है रिनल कॉजेज़। रिनल कॉजेज़ मतलब कि किडनी में ही कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर एक्यूट रिनल फेलियर की कंडीशन में, क्रॉनिक रिनल डिजीज़ की कंडीशन में और या फिर किडनी में कार्सिनोमा है तो ऐसी कंडीशन में भी जो यूरिया है वो किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। थर्ड है पोस्ट रिनल कॉजेज़, यानी कि किडनी के बाद की कोई कंडीशन जिसकी वजह से यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है। वो हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन, अगर यूरिथ्रा में, ठीक है, या फिर ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ट्यूमर है, कोई स्टोन है, तो इस वजह से भी यूरिया जो है वो
एक्सक्रीट नहीं हो पाता और फिर यूरिया का लेवल्स जो है वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये है कुछ कॉजेज़। इसके अलावा लो लेवल्स ऑफ यूरिया के क्या क्या कॉजेज़ हैं? फर्स्ट है लीवर फेलियर। लीवर फेलियर की कंडीशन में यूरिया का लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। सेकंड, अगर लो प्रोटीन डाइट है हमारी, अगर हम प्रोटीन बहुत कम इंटेक कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी यूरिया का लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। यहाँ पे यूरिया से रिलेटेड एक और चीज़ है बन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये बताता है कि एक यूरिया में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये उसका एस्टिमेशन करता है। ओके, तो 1 mg पर डेसीलीटर ऑफ यूरिया में 2.14 mg पर डेसीलीटर बन प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम यूरिया को 2.14 से डिवाइड कर दें तो हमें बन मिल जाएगा, और अगर हम बन को 2.14 से इंटू कर दें तो हमें यूरिया मिल जाएगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 7 to 20 mg पर डेसीलीटर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड है क्रिएटिनिन एस्टिमेशन। क्रिएटिनिन क्या होता है? क्रिएटिनिन जो है वो हमारी बॉडी में मसल्स से प्रोड्यूस होता है। मसल्स में क्रिएटिन फॉस्फेट होता है जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में हेल्पफुल होता है। कुछ क्रिएटिन जो है वो मसल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो क्रिएटिनिन है इसका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस क्रिएटिनिन को किडनी के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट करती है। तो ये तो नॉर्मल होता है नॉर्मल कंडीशन में, बट इन केस अगर किडनी डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्रिएटिनिन जो है वो फिल्टर नहीं हो पाता है और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, और फिर ऐसी कंडीशन में क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। क्रिएटिनिन के एस्टिमेशन के लिए मेनली 2 मेथड्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है जेफीज़ मेथड एंड सेकंड है क्रिएटिनिन एंजाइमेटिक मेथड। सबसे पहले हम जेफीज़ मेथड को कवर करेंगे। जेफीज़ मेथड में क्या होता है कि जब क्रिएटिनिन को अल्कलाइन मीडियम में पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऑरेंज कलर प्रोड्यूस होता है, बट ये जो रिएक्शन होती है ये एक नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, यानी कि सैंपल में कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अल्कलाइन मीडियम में पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को हम नॉन क्रिएटिनिन क्रोमोजेंस बोलते हैं। तो इन नॉन क्रिएटिनिन क्रोमोजेंस की वजह से जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो फॉल्सली हाई हो जाता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए जेफीज़ मेथड में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं और इसको जो है जेफीज़ फिक्स टाइम काइनेटिक मेथड बनाया गया। ओके, इसमें क्या होता है कि जब हम सैंपल को रीजन के साथ मिक्स करते हैं और जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन सेम वही होगा। क्रिएटिनिन जो है वो अल्कलाइन मीडियम में पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करेगा और रिएक्शन स्टार्ट होगी, लेकिन मशीन जो है वो 20 सेकेंड्स तक कोई रीडिंग नहीं लेगा। 20 सेकेंड्स में मशीन एक ओडी लेता है और फिर 120 सेकेंड्स के बाद वो एक रीडिंग लेता है। क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि 20 सेकेंड से पहले जो भी कलर प्रोड्यूस होता है वो नॉन क्रिएटिनिन क्रोमोजेंस की वजह से होता है, और 120 सेकेंड्स के बाद जो भी कलर प्रोड्यूस होता है वो भी नॉन क्रिएटिनिन क्रोमोजेंस की वजह से ही होता है। और 20 सेकेंड्स और 120 सेकेंड्स के बीच में जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्चुअल में क्रिएटिनिन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो जेफीज़ फिक्स टाइम काइनेटिक मेथड में हम 2 रीडिंग्स लेते हैं। सबसे पहले हमें रीजन को सैंपल के साथ मिक्स करना है और हमें एक रीडिंग लेनी है 20 सेकेंड्स में, और जो सेकंड रीडिंग लेनी है वो हमें लेनी है 120 सेकेंड्स पे। जो सेकंड रीडिंग है उसको फर्स्ट रीडिंग से सबट्रैक्ट कर देना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें फिर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है जेफीज़ फिक्स टाइम काइनेटिक मेथड। सेकंड जो मेथड है क्रिएटिनिन को एस्टिमेट करने के लिए वो है क्रिएटिनिन एंजाइमेटिक मेथड। इसमें क्या होता है कि क्रिएटिनिन को हम क्रिएटिन में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिएटिनिन अमाइनो हाइड्रोलेज एंजाइम। सेकेंड स्टेप में ये क्रिएटिन जो है ये सार्कोसिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिएटिन अमाइनो हाइड्रोलेज एंजाइम। फिर ये सार्कोसिन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइसिन फॉर्मेल्डिहाइड और H2O2 में कन्वर्ट होता है। फिर ये H2O2 परऑक्सीडेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, और फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन 4 अमाइनो एंटीपायरन विद ESPMT इथाइलिन एंड सल्फोप्रोपाइल M टोलोडिन करके एक क्रोमोजन है, इसके साथ रिएक्ट करके पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, और फिर उस कलर को हम कलरीमीटर में एस्टिमेट करते हैं।
क्रेटिनिन की जो नॉर्मल रेंज है वो है मेल में 0.7 to 1.3 mg पर डेसीलीटर और फीमेल्स में है 0.6 to 1.1 mg पर डेसीलीटर। मेल्स में क्रेटिनिन ज़्यादा रहता है क्योंकि उनका मसल मास ज़्यादा रहता है और वुमेंस में, चिल्ड्रंस में या फिर ओल्ड पीपल जो होते हैं उनमें क्रेटिनिन का लेवल कम होता है क्योंकि उनका मसल मास बहुत कम होता है। ओके, वो कौन सी कंडीशंस है जिसमें क्रेटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? एक तो है क्रॉनिक रिनल फेलियर, ठीक है, एक्यूट रिनल फेलियर की कंडीशन में, पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में और रिनल कार्सिनोमा की कंडीशन में क्रेटिनिन का जो लेवल है वो ब्लड में बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा लो क्रेटिनिन लेवल्स का कोई भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। थर्ड है यूरिक एसिड एस्टिमेशन। यूरिक एसिड क्या होते हैं? देखिए, जो हमारी बॉडी में प्यूरिन्स होते हैं, कुछ प्यूरिन्स जो हम अपनी डाइट से लेते हैं और कुछ हमारी बॉडी के सेल्स प्यूरिन्स निकालते हैं। ये प्यूरिन्स जो हैं आगे जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और यूरिक एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, कोई भी यूज़ नहीं होता है हमारी बॉडी में इस यूरिक एसिड का। तो जो किडनी है वो इस यूरिक एसिड को बाहर एक्सक्रीट कर देती है। ये होता है नॉर्मल कंडीशन में। ओके, बट अगर हम अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा एक्सेस प्यूरिन लेने लग जाएं, यानी कि हम ऐसी डाइट इंटेक करें जिसमें प्यूरिन्स का लेवल बहुत ज़्यादा है या फिर किसी भी रीज़न की वजह से हमारी बॉडी में जो प्यूरिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेस जनरेट हो रहे हैं, तो ऐसे में यूरिक एसिड का लेवल हमारी ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर यूरिसेमिया। और यूरिक एसिड का लेवल हाई होने की वजह से ये यूरिक एसिड हमारे बॉडी के वेरियस जॉइंट्स में जाके कलेक्ट होने लगते हैं और इससे फिर गाउट की समस्या भी हो जाती है और हाई यूरिक एसिड होने की वजह से किडनी स्टोन की समस्या भी हो जाती है और जिसकी वजह से यूरिन में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स देखने को भी मिलते हैं। कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसमें प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेड मीट, सी फूड, अल्कोहल, बियर, फिश, ऑयली फूड और फैटी फूड्स। सो अगर किसी की बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी ज़्यादा है तो उनको ये फूड्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए। यूरिक एसिड के एस्टिमेशन के लिए आज हम जिस मेथड को कवर करेंगे वो है यूरिकेज मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि यूरिक एसिड को यूरिकेज एंजाइम की प्रेजेंस में एलेंटोइन और H2O2 में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये H2O2 4 अमाइनो एंटीपायरिन विद TBHB के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सिडेज एंजाइम और क्वाइनोनामाइन प्लस H2O2 बनाता है। क्वाइनोनामाइन एक तरीके का क्रोमोजन है। ओके, और फिर ये जो कलर है फिर हम इसको कलरीमीटर में एस्टिमेट करते हैं। यूरिक एसिड की जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड में वो होती है 3.5 to 7.2 mg पर डेसीलीटर। वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसमें यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है? फर्स्ट है रिनल डिस्फंक्शन, सेकंड है गाउट, थर्ड है ल्यूकीमिया, फोर्थ है पॉलीसाइथीमिया एंड फिफ्थ है डायबिटीज़। और वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसमें यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में काफ़ी लो हो जाता है? फर्स्ट है विल्सन्स डिजीज़ एंड सेकंड है फैनकॉनी सिंड्रोम। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने किडनी फंक्शन टेस्ट में बेसिक टेस्ट को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियरेंस टेस्ट और KFT के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट को कवर करेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।